Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 2nd of April 2026. तो गाइज आज है तारीख 2 अप्रैल 2026 और है थर्सडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे वो सभी के सभी करंट अफेयर्स आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर में मिल जाएंगे। रोजाना सुबह 5:30 बजे ये वीडियो अपलोड होता है। मेक श्योर करें अपने स्केड्यूल में ज़रूर से इसको ऐड करें अगर आप अपने करंट अफेयर्स के प्रिपरेशन को बहुत ही ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं तो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इस सेशन में आपको जो चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाती हैं, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, ऑल इंडिया रेडियो, इन सभी के टॉपिक्स एक ही जगह पर मिल जाते हैं। एंड सेशन में नथिंग मोर नथिंग लेस वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, यानी ना ही आपको अननेसेसरी चीज़ें मिलेंगी, ना ही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें छूटेंगी। तो जितना यहाँ पे क्रिस्प सेशन आपको देखने को मिलने वाला है उतना कहीं नहीं मिलेगा। जो चीज़ें एग्जाम में रिक्वायर होंगी केवल उतना आपको पता चल जाएगा। एंड इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। पूरे लेक्चर को अच्छे से सुनना है, लास्ट में आपको टेस्ट दिया जाएगा, उस टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। जो भी आपका स्कोर आएगा उसको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखाना। पता चलेगा कि भाई आपने कितना कुछ पढ़ा है इस पूरे लेक्चर में, कितना कुछ यहाँ पर सीखा है, वो आपको सब कुछ पता चलता हुआ नजर आएगा। ओके, बाकी लेक्चर का पीडीएफ, क्योंकि जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे मैं यहाँ पे आंसर नहीं बताऊंगा, आंसर मैच करने हैं नहीं करने, ये पीडीएफ यहाँ पर अपने सामने ओपन कर लो, पढ़ रहे हो सेशन में, क्योंकि पीडीएफ अपलोड हो चुका होगा जब तक आप ये सेशन देखोगे। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। ये पर्टिकुलर चैनल है, 77,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर यहाँ से सभी डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर पाओगे। ओके, चलिए फिर शुरुआत करते हैं दोस्तों यहाँ पे अपने सेशन की। और ये पहला टॉपिक है, बट इस पे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात और कह दूं, जो भी लोग फर्स्ट टाइम चैनल पे जुड़े हैं मेक श्योर करें चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि रोजाना सुबह 5:30 बजे इस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। एंड चैनल को पे जो ये वीडियो आप देख रहे हैं इसको लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि एक छोटा सा टारगेट होता है 2000 लाइक्स का, जिसको आप सभी लोग मिलकर सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए, आर्टिकल नंबर 1 बात करता है कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशी के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट, हम बात कर रहे हैं एक तरफ माइग्रेटरी स्पीशीज़ के बारे में। ये कौन सी प्रजातियां होती हैं? ये वह प्रजातियां होती हैं जो एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रैवल करती है। हम यहाँ पे कुछ बर्ड्स की बात कर रहे हैं दोस्तों। अब ऐसी बर्ड्स बहुत खतरे में भी चली जा रही हैं, तो अलग अलग प्रजातियां जो खतरे में जा रही हैं, इनकी सुरक्षा करने के लिए कंट्रीज आपस में मिलकर एक कन्वेंशन को साइन करती हैं, अग्रीमेंट को साइन करती हैं, आपस में मेल मिलाप करके चलती हैं कि हाँ भाई इन बर्ड्स को बचाना जरूरी है। ठीक है, उसी कन्वेंशन को हम बोलते हैं कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशी। ओके, क्वेश्चन यह है कि हम ये डिस्कस क्यों कर रहे हैं, रीजन क्या है? डाउन टू अर्थ का आर्टिकल है, न्यूज़ में आपके सामने ये प्रेजेंट है। क्यों खबरों में है? क्योंकि दोस्तों अभी 15वां कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की बैठक बैठती है। 40 नई प्रजातियों को अभी एक प्रोटेक्टेड लिस्ट की कैटेगरी में ऐड किया गया है इसी कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशी के अंदर में। ठीक है, तो 40 नई स्पीशीज को यहां पर ऐड किया गया है, जिस वजह से ये अभी के लिए चर्चाओं में बना हुआ है। दैट इज वाई हमारे एग्जाम के लिए भी जरूरी है, क्योंकि इतनी सारी स्पीशी इस लिस्ट में ऐड होती हैं। कौन सी लिस्ट में? कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशी के अंदर। अच्छा, इसी कन्वेंशन को हम एक और नाम से जानते हैं। मोस्ट प्रोबेबिलिटी अगर यहां से क्वेश्चन बनता है तो आप लोगों से यही नाम देकर पूछेगा, और वो है बॉन कन्वेंशन। तो प्लीज इसको याद रखिएगा, जरूरी है। ठीक है, याद रखेंगे, बॉन कन्वेंशन, BONN और फिर कन्वेंशन। इसी यही वाला जो CMS है ना, इसी को हम लोग इसी नाम से भी जानते हैं। अब ये एक एनवायरमेंटल ट्रीटी है जो किसके अंडर में आती है? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के अंदर में आती है। क्योंकि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं तो भाई इसी प्रोग्राम के अंडर में ये आती है। एग्जाम में ये भी प्रश्न बन सकता है। तो सर ये जो कन्वेंशन है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है माइग्रेटरी स्पीशीज को बचाने के लिए। जर्मनी में ये जगह है बॉन, यहाँ पे कन्वेंशन साइन होता है 23 जून 1979 में, जिस वजह से इसको बॉन कन्वेंशन भी कहा जाता है। बट अल्टीमेटली इसका पर्पस क्या है? हमारी माइग्रेटरी स्पीशीज को प्रोटेक्शन देना, उनकी सुरक्षा करना। नाउ अब इस कन्वेंशन के फीचर्स के बारे में, वही सेम फीचर। भाई देखो, इकलौती ग्लोबल यूनाइटेड नेशन बॉडी है ये जो एक्सक्लूसिवली यहां पर फोकस करती है माइग्रेटरी स्पीशीज पे। और केवल यहां पर माइग्रेटरी स्पीशी की जब बात आती है तो चाहे वो धरती पे हो, चाहे वो पानी के अंदर रहती हो, या फिर यहां पर वो उड़ते हो, तो उन वाली स्पीशीज की हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं। तो इसमें सभी माइग्रेटरी स्पीशी हो सकती हैं। अभी मैंने ऊपर बर्ड्स के बारे में स्पेसिफिकली आपको बताया, बर्ड्स के अलावा भी याद रखिएगा एक्सक्लूसिवली हर एक प्रकार की माइग्रेटरी स्पीशीज के ऊपर में ये फोकस करता है। और क्योंकि माइग्रेटरी स्पीशी क्या करती हैं? इधर से उधर ट्रैवल करती हैं, चाहे वो ज़मीन पे चलने वाले जानवर हो, चाहे वो पानी में चलने वाले हों, या फिर वो हवा में उड़ने वाले हों।
इधर से उधर ट्रैवल करने वाली बहुत सारी प्रजातियां प्रेजेंट हैं। इनकी सुरक्षा करो और सुरक्षा करो। बस यही मेन पर्पस है इस पर्टिकुलर कन्वेंशन का। दैट्स इट। समझ में आया? फंक्शनिंग की हम लोग बात कर रहे हैं, तो अगेन जो भी डिस्कशन होता है लीगली बाइंडिंग है, आपस में मिलकर सब लोग यहाँ पर डिसाइड करेंगे। इसकी डिसीजन मेकिंग बॉडी है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है, इतना रेलिवेंट नहीं है। आप ये जान सकते हैं जरूर से कि इस सीएमएस के अंदर में दो अलग अलग लिस्ट होती है। वन इज अपेंडिक्स 1 एंड सेकेंड वन इज अपेंडिक्स 2। ये दो लिस्ट है। इन दो लिस्ट में दोस्तों इन एंडेंजर्ड माइग्रेटरी बर्ड्स को ऐड किया जाता है। पहली जो लिस्ट आपको दिख रही है वो है एंडेंजर्ड माइग्रेटरी स्पीशी की। ये क्या करती है? एक बहुत ही सख्त प्रोटेक्शन देने का काम करता है कि भाई कोई व्यक्ति उस जानवर की हंटिंग ना करे, कोई उसको पकड़े ना। ये इन चीजों को इंश्योर करने का काम किया जाता है। जब भी किसी जानवर को अपेंडिक्स 1 में ऐड किया जाएगा तो उसको इस तरीके से प्रोटेक्शन मिल जाती है। सेकेंड वन इज अपेंडिक्स नंबर 2। तो थोड़ा सा ये भी याद रखिए, अपेंडिक्स 2 में क्या होता है? इसमें वो स्पीशीज हैं जिसको लेकर इंटरनेशनली बहुत सारी कंट्रीज आपस में मिलकर कोऑपरेट करती हैं कि हम मिलकर इसकी सुरक्षा करेंगे। वो हमारे अपेंडिक्स 2 में आती हैं। ठीक है, तो ये हो गए छोटे छोटे रिवीजन पॉइंटर। बहुत ही ज्यादा काम का टॉपिक है, याद रखना एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से। बॉर्न कन्वेंशन किसके अंडर में आता है? यूएनईपी के अंडर में। ये रिवीजन पॉइंटर है, कभी भी रिवाइज कर सकते हो आराम से। पीडीएफ में ये भी इंक्लूडेड है जो आपकी बहुत मदद करेगा। ठीक है, इसकी मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी सीओपी है। इसमें दो लिस्ट है, अपेंडिक्स 1 एंड अपेंडिक्स 2 एंड दैट्स ओवर। चलिए अगला न्यूज आर्टिकल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला टॉपिक है हमारा जीएस पेपर नंबर 3, डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों हमने पिछले साल ना बहुत सारे एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट पढ़े हैं। दुश्मन की जो पनडुब्बी होती है, पनडुब्बी आप समझ रहे होंगे जो पानी के अंदर चलती है, उसको बाहर से देखना काफी मुश्किल है। तो ऐसी पनडुब्बियों को पकड़ना, डिटेक्ट करना और उनको डिस्ट्रॉय करना, ऐसे जहाज हम लोग बना रहे हैं धीरे धीरे, ताकि इंडियन ओशन में दुश्मन की पनडुब्बियों को हम लोग पकड़ सकें। और ऐसे हम लोगों ने अभी तक 4 ये जहाज बना लिए हैं, जिसको अभी मैं शॉर्ट फॉर्म में कहूंगा ASWSWC, मतलब एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट। तो इसमें अभी एक नया जहाज दोस्तों शामिल हो चुका है जिसका नाम है अग्रह। तो ये याद रखना जरूरी है। तो ये न्यूज में क्यों है सर? कारण यही है कि हाल ही में अग्रह जो ASW शैलो वाटर क्राफ्ट है, ये बेसिक तौर पे इंडियन नेवी को डिलीवर करा गया है, जिस वजह से चर्चाओं में। ठीक है, तो आप अग्रह के बारे में क्या क्या जानेंगे? सबसे पहले ये इस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर में चौथा जहाज है, क्योंकि इस वाली वाटर क्राफ्ट कैटेगरी में हमने 8 जहाज बनाने हैं और 8 जहाज अपनी इंडियन नेवी को सौंपने हैं। इनमें से ये चौथा शिप है, तो याद रखना जरूरी है। अच्छा, तो अभी कुछ दिनों पहले दूसरा भी चर्चाओं में था। बिल्कुल, देखो ये जो वाटर क्राफ्ट की हम बात कर रहे हैं शैलो वाटर क्राफ्ट में, इसमें आपको अर्नाला क्लास वाली सीरीज को पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि लास्ट ईयर ऑपरेशन सिंदूर जब कंडक्ट किया उसके बाद अर्नाला ये पहला हमारा ASWSWC है, यानी ये इसी प्रकार का वाटर क्राफ्ट जो अभी हम चर्चा कर रहे हैं, अग्रह की चर्चा कर रहे हैं। तो अर्नाला इस कैटेगरी में पहला जहाज है, इसलिए सीरीज का नाम ही अर्नाला रख दिया गया है। पहले जहाज पे उस सीरीज का नाम रख दिया जाता है। ठीक है, अर्नाला के बाद अंजुदीप, अमिनी, अभय। ठीक है, अभय लॉन्च हो चुका है। अग्रह जिसके बारे में भी हम डिस्कशन कर रहे हैं भाई, इसको भी डिलीवर कर दिया गया है। अजय, फिर अब एंड्रॉथ चर्चाओं में था, याद होगा। अंजुदीप चर्चाओं में रह चुका है, अभय चर्चाओं में रह चुका है, अर्नाला चर्चाओं में रह चुका है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट शिप्स देखने को मिल जाएंगे, जो केवल शिप्स नहीं है, ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट हैं। तो इतना याद रखना जरूरी है। एग्जाम में क्या पूछेगा? इतना ही पूछेगा, बताओ रिसेंटली अग्रह चर्चाओं में था, ये क्या है? नीचे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। ओके, क्लियर हो गया? ये समझ में आ गया इसको किसने बनाया है? कोलकाता के गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स के थ्रू बनाया गया है। ठीक है, एक तो कोलकाता में जहाज बन रहा है, दूसरा हमारा केरला के कोची में बन रहा है। ठीक है, वहां पर भी हम लोग शिप बिल्डिंग करते हैं, तो थोड़ा ये भी पता होना चाहिए। अब दोस्तों ये वाला जो अग्रह जहाज है, इसमें वाटर जेट प्रोपल्शन का इस्तेमाल किया जाता है, यानी इसमें एक नीचे मशीन लगी हुई है, ऐसा कह सकते हैं, जो पानी को इधर से सक करती है और फैन के थ्रू इस फोर्स का इस्तेमाल करके पानी को उतनी तेजी से पीछे फेंकती है, जिससे हमारी बोट आगे बढ़ती है, यह शिप आगे बढ़ता है। तो एक लार्जेस्ट इंडियन नेवल वॉरशिप है जो इस प्रकार के वाटर जेट प्रोपल्शन का इस्तेमाल कर रहा है। इसमें अलग अलग प्रकार के हथियार लगा रखे हैं, क्योंकि भाई ये दुश्मन की पनडुब्बी को डिस्ट्रॉय करेगा, तो बिना हथियार के थोड़ी यहाँ पर डिस्ट्रॉय करेंगे। तो इसमें हम लाइट वेट टॉर्पीडोज है, इंडिजीनियस रॉकेट्स जो हमने खुद से बनाए हैं, उसके अलावा शैलो वाटर सोनार है, सोनार जिससे वेव्स प्रोड्यूस होंगी, नीचे क्या ऑब्जेक्ट है उसको ये आइडेंटिफाई कर पाएगा। इफेक्टिव सबमरीन डिटेक्शन, दुश्मन की पनडुब्बियों को डिटेक्ट करना, एडवांस लेवल का सेंसर,
ये सब कुछ यहाँ पर इस जहाज में मिल जाएगा, जिसके माध्यम से हमारे तट की रक्षा करेगा, तट पे निगरानी रखेगा एंड दुश्मन की पनडुब्बियों को हमारे एरिया में डिटेक्ट कर करके डिस्ट्रॉय करेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब जो भी बातें आप लोगों ने पढ़नी हो उसको आप रिवाइज कर सकते हैं थ्रू दीज इंपॉर्टेंट रिवीजन पॉइंटर्स। ये देखो, पॉज कर रहा हूं, पढ़ लो आराम से, रिवाइज कर लो, आगे बढ़ें। चलिए, अगला न्यूज़ आर्टिकल बात करता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और जीएस पेपर नंबर 2 जो है गवर्नमेंट पॉलिसीज स्कीम्स, उसके साथ में आप इसको लिंक कर सकते हैं। बात हो रही है पीएम ई ड्राइव स्कीम के बारे में, आप इसको एनवायरमेंट के साथ भी लिंक करेंगे। ठीक है, तो पीएम ई ड्राइव स्कीम, इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेशन व्हीकल एनहेंसमेंट, ये चर्चाओं में है। कारण क्या है, उसके पीछे का रीजन क्या है, ये रहा आपके सामने, व्हाई इट इज इन न्यूज़। मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री, पहली बात रट लेने वाली है भाई कि जो ये पीएम ई ड्राइव स्कीम है ये कौन से मंत्रालय के अंडर में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री के अंडर में आती है। तो जो पहले ये सब्सिडी दे रहे थे ताकि भारत के अंदर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लोग ज़्यादा परचेज करें, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए लोगों को सब्सिडी दी जाती थी इसी पीएम ई ड्राइव स्कीम के अंतर्गत। ठीक है, तो अब हुआ क्या है, सिंपली यहां पर जो सब्सिडीज हैं दोस्तों उसको एक्सटेंड कर दिया गया है, उसको बढ़ा दिया गया है, बस इतना सा काम यहां पर हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रिक रिक्शास पे जो सब्सिडी मिल रही थी उसकी डेट एक्सटेंड कर दी गई है टिल 31 मार्च 2028। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स पर जो गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही थी उसकी डेट और एक्सटेंड हो चुकी है टिल 31 जुलाई 2026। बस ये एक अपडेट है, न्यूज़ है। अब न्यूज़ है, पीआईबी में कवर हुआ तो मैंने सोचा आपको पढ़ा दूं भाई पीएम ई ड्राइव स्कीम क्या है। साल 2024 में यहां पर इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। इस स्कीम को जब आप अच्छे से देखोगे तो सरकार का एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव, जहां पे गवर्नमेंट कोशिश कर रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जाए, एक नई क्रांति लेकर आई जाए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मामले में। इसी वजह से इसका फुल फॉर्म यही है, इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेशन व्हीकल एनहेंसमेंट। ऑब्जेक्टिव समझ गए कि भाई एक्सेलरेशन करना ऑफ द एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, लोग ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अडॉप्ट करें, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें हम लोग, है ना, ये हमारा मेन पर्पस है। तो उसी के लिए ये सब्सिडी अनाउंस कर रखी है। ओके, ये जो स्कीम है ये सब्सिडी प्रोवाइड करवाता है टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स, ई एम्बुलेंस, ई ट्रक, एमर्जिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल कैटेगरीज, इन सब के लिए यहाँ पर ये सब्सिडीज वगैरह प्रोवाइड करवाने का काम करता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। उसके अलावा आप देखोगे जो इलेक्ट्रिक बसेस होती हैं, यह बहुत बड़ा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, क्योंकि देश में जब तक एक स्ट्रॉन्ग चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तब तक लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को परचेज नहीं करेंगे। शर्त यही है कि अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, इसकी सेल को इंक्रीज करना है तो आपको बेस्ट से बेस्ट चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अपने पर्टिकुलर एरिया में बनाना होगा। ठीक है, समझ गए, क्लियर हो गया ये। तो इसके लेकर भी यहां पर ये पीएम ई ड्राइव में काम होता है, इसका एडमिनिस्ट्रेशन संभालना। ठीक है, यहां पर फिर राज्य सरकारों का भी कुछ इंपॉर्टेंट रोल आता है। अब सर राज्य सरकारों का क्या रोल आता है, क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से। रोल ये आता है कि भाई थोड़ा सा फिस्कल इंसेंटिव राज्य सरकार भी देंगी। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट छूट दे रही है ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को देश में प्रमोट किया जाए। अब इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, सॉरी स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्प कर सकती है। कैसे, बाय प्रोवाइडिंग सम फिस्कल इंसेंटिव्स, रोड टैक्स के ऊपर छूट दे दी जाए, या नॉन फिस्कल इंसेंटिव्स भी दिए जा सकते हैं, लाइक टोल वगैरह, टैक्स वगैरह कम कर दिया जाए, पार्किंग फी को रिड्यूस कर लिया जाए, या जो परमिशन वगैरह के लिए जो एक्स्ट्रा चार्जेस आते हैं उसमें एक छूट दी जाए। तो इसमें स्टेट्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अल्टीमेट टारगेट यह है कि हम लोग चाहते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के एडॉप्शन को इंक्रीज करा जा सके, लोग ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यहां पर इस्तेमाल करें, यही हमारा एक मेन टारगेट है। ओके, अच्छा एक बात और है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि यहां पर कोई भी व्यक्ति इस पीएम ई ड्राइव के थ्रू एलिजिबल हो जाता है, सब्सिडीज मिलेंगी और वो इलेक्ट्रिक व्हीकल को परचेज कर लेगा। नहीं, ऐसा कोई मतलब इतना आसान नहीं है। इसका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। क्राइटेरिया यह है कि जो भी व्हीकल है मस्ट बी रजिस्टर्ड एज अ मोटर व्हीकल्स अंडर CMVR, सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स के अंतर्गत वो व्हीकल रजिस्टर होना चाहिए। उस व्हीकल के अंदर में एक एडवांस बैटरी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही हो, शर्त यही है, तब जाकर ये इंसेंटिव या बेनिफिट्स मिलेंगे अंडर दिस पीएम ई ड्राइव स्कीम। ठीक है, क्लियर हो गया। कुछ भी रिवाइज करना है फटाफट रिवाइज कर लो। देखो ये एक सेकंड में यहां पर इस तरीके से लगा देता हूं, लो जल्दी जल्दी यहां पर आप रिवाइज कर सकते हैं, कभी भी रिवाइज कर सकते हो, बहुत ही इजी वे में जो भी पढ़ाया है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला न्यूज आर्टिकल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जीएस पेपर नंबर 2 के अंदर में प्लेसेस इन न्यूज का एक सेक्शन हम लोग देखते हैं। हम बात कर रहे हैं दोस्तों करीबा डैम के बारे में, लेक करीबा के बारे में बात करेंगे। लेक जो करीबा है, ये जो झील है,
ये एक लार्जेस्ट मैन मेड झील है बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम के हिसाब से देखोगे तो हुआ क्या है, पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। अचानक से क्या मुंह उठाकर ये डिस्कस करने लगे, नहीं। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि 500 मेगावाट का एक फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट ये प्लान करा गया है करीबा डैम के ऊपर में, जिस वजह से चर्चाओं में है। अब सर ये जो करीबा डैम है ये कहाँ पर है, कौन से कंट्री में है? पहली बात, कॉन्टिनेंट अफ्रीका है। अफ्रीका में एक देश है जिम्बाब्वे, ऊपर है यहाँ पे है जाम्बिया। जिम्बाब्वे जाम्बिया, जिम्बाब्वे जाम्बिया याद रखिएगा, दोनों मिलते जुलते नाम है। इनके बीच में से एक नदी गुजरती है, जाम्बिया नदी। यूपीएससी ने यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है। कुछ समय पहले मालावी चर्चाओं में था, तांजानिया चर्चाओं में था, मोजाम्बिक चर्चाओं में था। ये तीनों कंट्रीज पढ़ा दिए हैं अलग अलग मैंने। रीज़न यह है कि भाई इन तांजानिया, मालावी, मोजाम्बिक में कुछ डिजास्टर आए थे तो भारत ने अभी हेल्प प्रोवाइड करवाई थी। नामीबिया, बोत्सवाना, नीचे साउथ अफ्रीका, यहां से चीता भारत में आए हैं। समझ रहे हैं ना? तो ये सारी कंट्रीज आपस में इंटरलिंक है, कहीं ना कहीं ये न्यूज़ में रहते हैं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, भाई डीआरसी, सबसे ज़्यादा कोबाल्ट यहाँ पर मिलता है। पढ़ा है नहीं पढ़ा है? कल मॉर्निंग वाले द हिंदू के सेशन में भी आपको पढ़ाया था। कोबाल्ट के अलावा यहाँ पे कॉपर भी मिलता है। कल कॉपर जब पढ़ाया था तब भी आपको यहाँ पर इसके बारे में समझाया हुआ था। ठीक है, क्लियर हुआ? अब याद रखना है क्या, जिम्बाब्वे एंड जाम्बिया, इनके बीच में जो नदी गुजर रही है दिस इज जाम्बेजी रिवर, एंड जाम्बेजी रिवर के पास में ही यहीं पर आपको एक झील देखने को मिलेगी। वेट करो एक सेकंड, रुको जी, अब सही है। यहां पर एक झील देखने को मिल जाएगी विच इज लेक करीबा, और इसी झील पर एक डैम बना हुआ है, करीबा डैम। ओके, लोकेशन क्लियर है दोस्त? आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ये आपको समझ में आया। अब आपको कुछ स्पेसिफिक चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि भाई एग्जामिनर के नज़र में बना हुआ है करीबा डैम। एक कॉन्क्रीट आर्क डैम है, एक आर्क के फॉर्म में इस डैम को बनाया गया है पूरे के पूरे जाम्बेजी नदी के ऊपर। मतलब जाम्बेजी नदी के ऊपर में बना हुआ है, पूरी नदी नहीं, जाम्बेजी रिवर के ऊपर में बनाया हुआ है। ठीक है, और कहाँ पर है? जाम्बेजी और जिम्बाब्वे जो बॉर्डर है ना, उसी पर ये प्रेजेंट है लेक करीबा। जब इस झील की बात होती है तो याद रखेगा दुनिया की एक सबसे बड़ी इंसानों के थ्रू बनाई गई झील है, बाय इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, उसके वॉल्यूम के बेसिस पे। ठीक है, अब ये झील भी कहां पर है दोस्तों? इसी जाम्बेजी नदी के ऊपर में। लोकेशन आपने देख लिया है, तो आइए फटाफट जाम्बेजी नदी को पढ़ लेते हैं। जाम्बेजी नदी बेसिक तौर पे अफ्रीका में सदर्न रीजन में देखने को मिलती है। ये नदी अगर आप इसका एक पाथ देख रहे होंगे तो घूम फिर के कहीं ना कहीं अंगोला से निकलती है। अंगोला में एक मेन रिवर सोर्स है, वहीं से ये नदी बनकर आती है। देन उसके बाद अंगोला के बाद जाम्बिया में एंटर करती है, देन नामीबिया, देन बोत्सवाना, देन जिम्बाब्वे, देन मोजाम्बिक, एंड देन फाइनली ये जो नदी है खाली हो जाती है इंडियन ओशन में। नीचे आपको यहां पर क्लियरली दिख रहा होगा इंडियन ओशन, याद रखना, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, दो इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स भी इस नदी पर देखने को मिलेंगे। फर्स्ट वन इज विक्टोरिया फॉल और दूसरा है शवुमा फॉल। कुछ इंपॉर्टेंट डैम है, करीबा डैम जो चर्चाओं में है ही, उसके अलावा कहोरा बस्सा डैम भी यहीं पर प्रेजेंट है। बस इतना याद रखना है, ट्राइब्यूटरीज को याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये रहे रिवीजन पॉइंटर, कभी भी कहीं पर भी आप रिवाइज कर सकते हैं। करीबा डैम क्या है, कौन से बॉर्डर पर है, एंड अबाउट द जाम्बेजी रिवर, कुछ रेलिवेंट फैक्ट्स आपके सामने ये प्रेजेंट हैं। चलिए, अगला टॉपिक बात करता है हमारा आईएनएस दूनागिरी के बारे में। अगेन ये टॉपिक, अभी हम लोगों ने आगरा के बारे में डिस्कशन किया। आगरा क्या है ये आपको पता होना चाहिए, ASW SWC। ठीक है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट। और यहां पर जो हम डिस्कशन कर रहे हैं आईएनएस दूनागिरी के बारे में, तो भाई ये जो दूनागिरी है ना, ये प्रोजेक्ट नंबर 17A के थ्रू एक नया क्लास फ्रिगेट को यहां पर तैयार किया गया है। नीलगिरी क्लास नीलगिरी क्लास से ये बिलोंग करता है, याद रखिएगा। और ये फ्रिगेट है, फ्रिगेट मतलब एक लड़ाकू जहाज है जो बेसिक तौर पे कॉर्वेट से बड़ा होता है एंड डिस्ट्रॉयर से छोटा होता है। तो कॉर्वेट और डिस्ट्रॉयर के बीच में कोई लड़ाकू जहाज आता है तो उसे हम फ्रिगेट कहते हैं, जिसमें बहुत सारे हथियार लगे हुए हैं, इंडियन नेवी की पावर को बूस्ट करता है। तो रिसेंटली आईएनएस दूनागिरी चर्चाओं में आया है। रीज़न यह है क्योंकि ये आईएनएस दूनागिरी हमारी इंडियन नेवी को सौंप दिया गया है हाल ही में, इस वजह से आर्टिकल्स यहाँ पे पब्लिश हो रहे हैं। ओके, और केवल दोस्तों आईएनएस दूनागिरी ही नहीं, ये तो मैं आपको बता रहा हूं, कुछ और जहाज भी अभी रिसेंटली चर्चाओं में रहे हैं दूनागिरी के साथ। तो दूनागिरी इंडियन नेवी को सौंपा गया, उसके अलावा आईएनएस संशोधक भी सौंपा गया है। आईएनएस संशोधक एक सर्वे वेसल है, दूनागिरी तो फ्रीगेट है, इतना याद रखना। संशोधक एक हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप है जो बेसिक तौर पे मैरीटाइम मैपिंग करता है, समुद्र का मैप जनरेट करने का काम करता है।
एंड थर्ड इज INS अग्रय जो ऊपर पड़ा ASW SWC क्राफ्ट। ठीक है, तो ये तो रटा हुआ है, इसे छोड़ो। संशोधक और दूनागढ़ी ये दोनों आपको यहां पर पढ़ना बेहद जरूरी है। ठीक है, दूनागढ़ी के बारे में जब हम बात करते हैं तो मैंने आपको बताया प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत ये पांचवा इंपॉर्टेंट जहाज है जो नीलगिरी क्लास को बिलोंग करता है। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट 17A में आपको कितने जहाज देखने को मिलेंगे, ये है दोस्तों उसकी लिस्ट। रिसेंटली याद होगा उदयगिरी चर्चाओं में था क्योंकि उदयगिरी भी यहां पर एक्टिव कर दिया गया है। तारागिरी चर्चाओं में था क्योंकि तारागिरी को भी डिलीवर कर दिया गया है। तो ये नीलगिरी क्लास के जहाज हैं। पहले वाले जहाज पे ही यहाँ पर उसकी क्लास कैटेगरी डिवाइड कर दी जाती है। तो पहला जहाज इसमें जो आया था वो नीलगिरी था, तो इसलिए इस क्लास का नाम नीलगिरी है। नीलगिरी के बाद उदयगिरी, उदयगिरी के बाद तारागिरी, महेंद्रगिरी, हिमगिरी, दूनागिरी जिसके बारे में अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं, एंड देन विंध्यागिरी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जहाज याद रखेगा प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत चर्चाओं में। सब नहीं, दूनागढ़ी तो याद रखो, उदयगिरी याद रखो, तारागढ़ी याद रखो, 3 तो कम से कम याद रखने हैं। ठीक है, अब ये जो जहाज है ये कंबाइंड डीजल और गैस प्रोपल्शन सिस्टम पे काम करता है। डीजल इंजन और गैस टरबाइन, इसके अंदर में दोनों चीजें ही शामिल हैं। क्योंकि ये एक फ्रीगेट है यानी कि लड़ाकू जहाज, तो इसमें बहुत सारे हथियार होंगे भाई। सिंपल सी बात है, लड़ाकू जहाज बनाया है भारत की नेवी के लिए बनाया है, तो इसमें ब्रह्मोस सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, MFSTR रडार सिस्टम है, उसके अलावा मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है ना, क्लोज इन वेपन सिस्टम, एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटी, ये सारी की सारी चीजें, ये सारे के सारे हथियार आपको देखने को मिल जाते हैं करंट समय पर इस INS दूनागढ़ी के अंदर में। तो पता होना चाहिए ये भी। ये रहे छोटे छोटे रिवीजन पॉइंटर्स, कभी भी आप इसको रिवाइज कर सकते हैं एनी टाइम। ठीक, चलिए अगला आर्टिकल बात करता है एक बहुत ही रेलिवेंट स्कीम के बारे में। अगेन GS पेपर नंबर 2 में ऐड हो जाएगा, कोई पर्टिकुलर स्कीम है, योजना है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के बारे में। काफ़ी चर्चाओं में रही है ये भी। पिछले साल से हमने लगभग 4-5 बार अपने द हिंदू न्यूज़पेपर में डिस्कशन किया हुआ है इसको लेकर। मुझे पता है टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से कहूँगा ये पुराना वाला वीडियो जाकर देख लो, जाकर देखोगे नहीं है ना, इसलिए यहीं पर बढ़ा देता हूँ, बता देता हूँ कि मामला एग्जैक्टली है क्या। ओके, चलिए सुनिए दोस्तों, यहां पर बात हो रही है एक इंपॉर्टेंट स्कीम के बारे में। हुआ यह है कि सरकार ने रिसेंटली 29 एप्लीकेशंस को इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर में अप्रूवल दे दिया है, जिस वजह से ये चर्चाओं में। अच्छा, स्कीम के नाम से पता चल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। भारत के अंदर में ढेर सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को प्रमोट करने के लिए, उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, भारत आत्मनिर्भर बन सके, ये सारे के सारे डिफेंस आइटम्स इंडिया में हम ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करें, यही हमारा मेन पर्पस है इस इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट स्कीम के अंदर। अब क्वेश्चन यह है कि ये स्कीम है क्या एग्जैक्टली और काम कैसे करती है, ज़रा मैं आपको थोड़ा सा ये समझा देता हूँ। तो ये पहली डेडिकेटेड प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, PLI स्कीम, जहां पर सरकार कह रही है आप इन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को बनाओ, बेचो, टारगेट पूरा करो, हम आपको उसके बदले में इतना इंसेंटिव देंगे। लेकिन एक बात जो रटने वाली है, दिमाग में अच्छे से फिट कर लेना, रट लेना, कुछ भी करो लेकिन ये याद हो रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बन रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और एक होते हैं एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। ये जो आप पर्टिकुलर स्कीम आज के समय पर पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट स्कीम, इसमें एक स्पेशल फोकस किया गया है पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के ऊपर में। इसमें हम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स नहीं बना रहे हैं मेरे दोस्त, हम इसमें केवल और केवल पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स पे काम कर रहे हैं। ये बारीक बारीक चीजें छूट जाती हैं हमसे। अच्छा, इन दोनों इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स में फर्क क्या होता है? एक्टिव कंपोनेंट्स जो होते हैं इसमें पावर इंजेक्ट की जाती है, एनर्जी इंजेक्ट की जाती है एक सर्किट में, जबकि पैसिव कंपोनेंट्स जो होते हैं इसमें पावर और एनर्जी को हम लोग यूटिलाइज कर रहे होते हैं एक पर्टिकुलर सर्किट में। मतलब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल यहां पर आप ये देखोगे तो एक्टिव कंपोनेंट के अंदर में आप कहते हैं ट्रांजिस्टर्स, डायोड, LED, फोटो डायोड, इंटीग्रेटेड सर्किट, जबकि पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में आता है रेसिस्टर, LDR, थर्मिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, स्विच। थोड़ा सा यहां पर याद रखेगा इसमें से कौन से एक्टिव कंपोनेंट्स हैं, कौन से पैसिव कंपोनेंट्स हैं। और यह भी याद रखना जरूरी है, ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम स्पेसिफिकली पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को प्रमोट करने के ऊपर में काम करती है। इन पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की ये आपके सामने लिस्ट प्रेजेंट है, ठीक है। और ये कहती है कि देश में बहुत सारी लोग जो हैं, बनाओ जरा फटाफट ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और उसके बदले में आपको इंसेंटिव मिलेगा। इंसेंटिव 3 आधार पे दिया गया है। एक तो टर्नओवर बेस्ड है, जितना टर्नओवर होगा उसके रेवेन्यू के बेसिस पर आपको इंसेंटिव दिया जाएगा, जितना ज्यादा बेच दोगे उतना ज्यादा इंसेंटिव मिलेगा।
दूसरा कैपेक्स लिंक्ड इंसेंटिव होगा कि भाई आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया है प्लांट एंड मशीनरी में। फिर तीसरा हाइब्रिड मॉडल है जो दोनों का कॉम्बिनेशन है। उसी आधार पे यहाँ पर ये जो गवर्नमेंट है वो सपोर्ट करेगी इन इंडस्ट्रीज़ को। अब ऑब्वियसली ढेर सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बनेंगे तो इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। ठीक है, क्योंकि लोग कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर्स करेंगे, उसके अलावा इक्विपमेंट प्रोड्यूसर्स यहाँ पर आप देख पाओगे उसके ऊपर में खर्चा होगा, तो लोगों को रोजगार मिलेगा अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के अंदर में। और इस स्कीम में जो टोटल ड्यूरेशन हम रखा है वो आने वाले 6 साल के लिए रखा है। और स्पेशल फोकस अगेन याद रखिएगा, पैसिव कंपोनेंट्स हमारा एक स्पेशल फोकस है जिस पे हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं इस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मिशन के अंदर में। और अगर आपसे पूछ ले कि बताओ एक्टिव कंपोनेंट पे फिर हम क्यों नहीं काम कर रहे, काम कर रहे हैं उस पे भी, लेकिन जो एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं वो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंडर में कवर करे गए हैं जो 2021 में शुरू किया गया था। ठीक है, और पैसिव कंपोनेंट अभी इस वाले इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट स्कीम के अंदर में कवर किए जा रहे हैं। दैट्स इट, इतना पता होना चाहिए। ये रही आपकी छोटी छोटी डिटेल्स जिसको आप रिवाइज कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट आर्टिकल हम बात कर रहे हैं भवसागर के बारे में। भवसागर क्या है? एक नेशनल रिपोजिटरी फॉर डीप सी फोना। रिपोजिटरी क्या होती है? रिपोजिटरी जहां पर बहुत सारा डेटा हम स्टोर करके रखते हैं। तो अभी ये डिपॉजिटरी किस चीज को लेकर है? डीप सी फोना, समुद्र की गहराई में अलग अलग जीव जंतुओं की प्रजातियों के बारे में, अलग अलग एनिमल की जो स्पीशीज हैं उसका डेटा यहां पर स्टोर होगा। किसमें? भवसागर में। तो भवसागर रेफरल सेंटर ऑलरेडी हमारे पास में है दोस्तों, ऐसा सेंटर बना हुआ है। लेकिन एक्चुअली में न्यूज में क्या चीज कवर हो रही है पहले ये जानो। तो हुआ यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने ये जो भवसागर रेफरल कोड है, जो क्या है? नेशनल रिपोजिटरी जहां पर डीप सी फौना का सारा डेटा स्टोर है। तो इस भवसागर रेफरल सेंटर की जब हम बात कर रहे हैं तो याद रखना इसको एक अलग से डेजिग्नेशन दिया गया है, एक पहचान दी गई है। किस चीज़ की पहचान दी गई है? नेशनल रिपोजिटरी की पहचान दी गई है कि भाई देश का एक बहुत बड़ा डेटा का भंडार है जहाँ पे समुद्र के अंदर जो हमारी अलग अलग स्पीशीज पाई जाती हैं उन सभी का डेटा हमको मिल जाएगा इस भवसागर में। तो इसको पहचान दी गई है बायोलॉजी डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के तहत, जिस वजह से चर्चाओं में। तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकता है रिगार्डिंग द भवसागर, ये क्या है? तो भवसागर मेन हेडक्वार्टर कोची केरला में प्रेजेंट है। ये बॉडी कौन से मंत्रालय के अंडर में काम करती है? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंडर में वर्क करती है। इसका मेन पर्पस है कि जो भी समुद्र का बायोलॉजिकल हेरिटेज है, जो समुद्र से प्रोड्यूस होने वाला डेटा है, उसको प्रोटेक्ट करना, उसको यहाँ पर आराम से रखना, जिससे हम ब्लू इकोनॉमी को और ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं, नई नई प्रकार की जानकारी मिल सकती है, स्टडीज़ कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा काम इसी भवसागर का होता है। अब एक स्टेटस ये कहता है कि भाई भारत के पास में समुद्र की गहराई से कितनी अलग अलग स्पीशीज़ का डेटा है। तो टोटल स्पीशी 2021 तक देखोगे तो लगभग 4371 स्पीशीज़ का डेटा अपने पास में प्रेजेंट है, जिसमें से प्रोटिस्टा इतनी प्रजातियां हैं और एनिमेलिया की इतनी स्पीशी हैं। ये कहां से बताया गया है? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का डेटा है। तो भवसागर के बारे में याद रखना, भवसागर क्या है? नेशनल रिपोजिटरी। किस चीज का रिपोजिटरी है वो रिपोजिटरी है दोस्तों हमारे डीप ओशन फौना स्पीशीज का। दैट्स इट, ये आप लोगों के सामने प्रेजेंट है। बस कुछ पूछेगा तो इतना पूछेगा, या मंत्रालय पूछ सकता है या लोकेशन की, ये कहां पर प्रेजेंट है? कोची केरला। मंत्रालय पूछेगा तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेस। दैट्स इट। चलिए अगला टॉपिक बात करता है स्टेट ऑफ फर्टिलाइजर इन इंडिया। भारत के अंदर में खाद की क्या स्थिति है आज के समय पर? क्योंकि बहुत सारा जो खाद है वो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। लेकिन आज वेस्ट एशिया क्राइसिस की वजह से भारत के ऊपर में इंपैक्ट पड़ रहा है। रीजन ये है क्योंकि कुछ फर्टिलाइजर ऐसे हैं जो एलएनजी से डायरेक्टली बनाए जाते हैं, लिक्विफाइड नेचुरल गैस से जो प्रोड्यूस करे जाते हैं, बट ये मेजर एलएनजी आता है वेस्ट एशिया से। ठीक है, तो आज भारत की जो ये डिपेंडेंस है अलग अलग कंट्रीज पर, ये एक बड़ी बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए बनती चली जा रही है, जिस वजह से चर्चाओं में। तो आइए लेट्स डिस्कस अबाउट दिस पर्टिकुलर इशू। इंपोर्ट डिपेंडेंस की जब बात होगी तो 2-3 लाइनें आपको बताऊंगा, बस वो रट लेनी है, क्योंकि मुझे लगता है फर्टिलाइजर की इतनी चर्चाएं हुई हैं तो वहां से भी प्रश्न बन सकता है। इंडिया एक लार्जेस्ट इंपोर्टर है फर्टिलाइजर का। हम बहुत सारा खाद आज के समय पर इंपोर्ट करते हैं अलग अलग कंट्रीज से। जैसे यूरिया इंपोर्ट करते हैं 13 से 20%, फिर डाई अमोनियम फॉस्फेट इंपोर्ट करते हैं 60%। और कहां से इंपोर्ट कर रहे हैं? ज्यादातर गल्फ रीजन से आ रहा है, कतर वगैरह से आ रहा है। इवन 50% एलएनजी जो इंपोर्ट भारत में होता है उससे हम यूरिया बना लेते हैं। तो एलएनजी 40% एलएनजी आज कतर से भारत इंपोर्ट करता है। तो मेजॉरिटी ऑफ एलएनजी जो है वो यूरिया बनाने के लिए, फर्टिलाइजर बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। तो इसी वजह से इंडिया
आज गल्फ रीजन के अलावा कुछ नए कंट्रीज को खोज रहा है कि हम अपने सोर्सेस को डाइवर्सिफाई कर सकें, कुछ दूसरे कंट्रीज के साथ में मिलकर हम डील कर सकें, दूसरे कंट्रीज को यहाँ पर बेसिक तौर पे हम यहाँ पर अपना ट्रेड पार्टनर बना सकें जिनसे हम लोग बहुत सारा फर्टिलाइजर परचेज करेंगे। तो डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए भारत ने इन कंट्रीज को चुना है: रशिया, मोरक्को, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, जॉर्डन, कनाडा, अल्जीरिया, इजिप्ट, फिनलैंड एंड टोगो। अब आती है ग्लोबल पोजीशंस की बात। ये सबसे काम का पोर्शन है मेरे दोस्त, कुछ पढ़ो मत पढ़ो, इतना जरूर से पढ़ लेना। क्या पढ़ना कि इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ फर्टिलाइजर। भारत दूसरे नंबर पर आता है जो सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर्स को कंज्यूम करता है। एंड वी आर द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। कंजम्पशन के मामले में दूसरे नंबर पे और प्रोडक्शन के मामले में तीसरे नंबर पे। तो थोड़ी सी डिमांड भारत में रह जाती है जो हम पूरी नहीं कर पाते, उसी के लिए हमें फिर इंपोर्ट करना पड़ता है फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज। तो 73% फर्टिलाइजर की जो डिमांड है, 73% फर्टिलाइजर की डिमांड हमारे देश की, वो हम खुद से पूरा कर लेते हैं बाय द डोमेस्टिक प्रोडक्शन। लेकिन कुछ जो बची कुछ डिमांड है फिर हमें पूरी करनी पड़ती है दूसरे कंट्रीज के साथ में ये डील करके, दूसरे कंट्रीज से इंपोर्ट करके। अब जैसे यूरिया, डीएपी, एनपीके, उसके अलावा सिंगल सुपर फॉस्फेट, ये सब चीज़ें यहाँ पर इंडिया खुद भी बनाता है। तो याद रखिएगा 73% से ज़्यादा जो फर्टिलाइजर डिमांड है वो डोमेस्टिकली प्रोडक्शन से खुद पूरी कर लेते हैं, खुद पूरी हो जाती है हमारी। ठीक है, समझ में आ गया। और ये आपको याद होगा कि भारत का इंपोर्ट डिपेंडेंस, ये तो बात हुई कि भाई कितनी ज़रूरत हम पूरी कर ले रहे हैं अपनी, 60% से ज़्यादा, 70% से ज़्यादा। इंपोर्ट के ऊपर निर्भरता को देखोगे तो दोस्तों भारत आज 60% से ज़्यादा निर्भर है इंपोर्ट्स के ऊपर भी। ये आप लोग देखोगे डायमोनियम फॉस्फेट वगैरह जो है बहुत से इंपोर्ट कर रहे हैं हम लोग। फिर 50% एलएनजी वगैरह की जो सप्लाई भारत में इंपोर्ट हो रही है उससे भी हम लोग ज़्यादातर ये यूरिया वगैरह ही बना लेते हैं। ठीक है, तो ये था डिस्कशन। अब सुनो फटाफट, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, प्लीज़ आप सभी लोग अटेम्प्ट कीजिएगा। आपका स्कोर नीचे कॉमेंट सेक्शन में मुझे मिलना चाहिए हर हाल में, वरना ये प्रैक्टिस क्वेश्चन धीरे धीरे करके कम होते चले जाएंगे, क्योंकि मुझे पार्टिसिपेशन जब लगेगा ही नहीं कि यहाँ लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे तो फिर इन क्वेश्चन को लगाने का कोई मतलब नहीं उड़ता है ना। तो जरूर से पार्टिसिपेट करो। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहां पर हमारे सामने आता है आज का सबसे पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 डालो और आंसर लिखो। क्वेश्चन नंबर 1 बात करता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशी। जो माइग्रेटरी स्पीशी को लेकर कन्वेंशन है उसको लेकर आपके सामने यहां पर ये 1, 2 और 3 स्टेटमेंट प्रेजेंट है। बताओ तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, ये जो बॉडी है ये वर्ल्ड बैंक के अंडर में आती है। दूसरा, इसका जो अपेंडिक्स 1 है उसमें वो स्पीशीज प्रेजेंट होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा खतरे में है, जिनको एक स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। तीसरा, अपेंडिक्स 2 जो है ये इंटरनेशनल कोऑपरेशन को प्रमोट करता है कि भाई सभी कंट्रीज साथ में आए इन स्पीशीज की प्रोटेक्शन के लिए। तो बताएं तीनों में से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, बी 2 एंड 3 ओनली, सी 1 एंड 3 ओनली, या फिर डी तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स सही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने यहां पर ये प्रेजेंट है। बात हो रही है अग्रह, जो एक ASW शैलो वाटर क्राफ्ट है, इसको लेकर 2 स्टेटमेंट है। बताओ कौन सा सही है। पहला, ये एयरक्राफ्ट कर रहा हूं, वाटरक्राफ्ट वाटर जेट प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करता है। सेकंड, ये एक एंटी सबमरीन कोस्टल सर्विलांस कैपेबिलिटी को बढ़ाने का काम करेगा, यानी कि सबमरीन के खिलाफ प्रोटेक्शन देगा एंड इवन तट पर सुरक्षा करने का काम भी करेगा। तो बताएं कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही है, या फिर डी दोनों के दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बात करता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग PME ड्राइव। ठीक है, अब जो ये PME ड्राइव है इसको लेकर 1, 2 और 3 स्टेटमेंट्स प्रेजेंट है। बताओ कौन सा सही है। पहला, इसका मेन पर्पस है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करना देश में और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करना। सेकंड, PME ड्राइव को लागू किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के माध्यम से। तीसरा, जो व्हीकल्स हैं अगर PME ड्राइव के थ्रू फायदा लेना चाहते हैं तो सबसे पहले उनको रजिस्टर करना होगा सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स के अंदर में। तो बताएं इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, बी 1 एंड 3 ओनली, सी 2 एंड 3 ओनली, या फिर डी तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहां पर प्रेजेंट है। बात हो रही है करीबा डैम और जाम्बेजी रिवर के बारे में। तो अगेन 1, 2 और 3 स्टेटमेंट प्रेजेंट हैं। बताओ कौन सा सही है। पहला, करीबा डैम जो है ये नाइल रिवर के ऊपर प्रेजेंट है। दूसरा, लेक करीबा एक लार्जेस्ट ह्यूमन मेड लेक है जो बेसिक तौर पे बाय वॉल्यूम हम बात कर रहे हैं। तीसरा, जो जाम्बेजी नदी है ये अटलांटिक ओशन के अंदर में बहती बहती जाके खाली हो जाती है।
तो बताएं तीनों में से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी 2 एंड 3 ओनली, या फिर डी तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स यहां पर करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के बारे में। अगेन यहां पर तीन स्टेटमेंट हैं, 1, 2 एंड 3। ये तीन स्टेटमेंट देखने को मिलेंगे। पहला स्टेटमेंट कहता है ये जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम है, इसका मेन पर्पस है भारत के अंदर में पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चर करना, प्रोड्यूस करना। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है कि ये स्कीम जो है केवल और केवल जो इंसेंटिव देती है वो टर्नओवर बेसिस पे देती है और किसी दूसरे प्रकार से इंसेंटिव नहीं देती। तीसरा, जो एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं इनको इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंडर में कवर किया गया है। तो बताएं तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, बी 1 एंड 2 ओनली, सी 1 एंड 3 ओनली, या फिर डी तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स यहां पर सही हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एक छोटा सा प्रश्न आपके सामने यहां पर ये प्रेजेंट है, हो सकता है पॉसिबिलिटी है इसका आंसर आपको यहीं पर मिल जाए। क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग भवसागर। भवसागर के बारे में अगेन यहां पर तीन स्टेटमेंट है, 1, 2 एंड 3। बताओ कौन सा सही है। पहला, ये जो भवसागर है इसको डेजिग्नेशन दिया गया है, एक पहचान दी गई है एज अ नेशनल रेपोजिटरी ऑफ डीप सी फौना। सेकंड, जो भवसागर है ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंडर में आता है। थर्ड, ये पर्टिकुलर बॉडी डील करती है केवल और केवल टेरिस्टेरियल बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से और किसी से नहीं, दूसरे और किसी प्रकार की प्रजातियों को बचाने का इसका मेन पर्पस नहीं है। तो बताएं कौन सा सही है। ऑप्शन ए 1 एंड 2 ओनली, बी 1 ओनली, सी 2 एंड 3 ओनली, या फिर डी तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स यहां पर करेक्ट हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने यहां पर ये प्रेजेंट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियाज फर्टिलाइजर सेक्टर। भारत के फर्टिलाइजर सेक्टर को लेकर तीन स्टेटमेंट आपको दिख रहे होंगे, बताना है कौन सा सही है। पहला, इंडिया जो है अपनी ज़रूरत फर्टिलाइजर की जो डिमांड है, अपने देश की जो डिमांड है उसका 70% डिमांड डोमेस्टिक प्रोडक्शन से पूरा कर लेता है। सेकेंड स्टेटमेंट, इंडिया आज के समय पर अपनी यूरिया की ज़रूरत का 60% यूरिया इंपोर्ट करता है। तीसरा, जो एलएनजी है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनपुट है यूरिया प्रोडक्शन के लिए, ये एलएनजी से ही यूरिया बनता है। तो बताएं तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 एंड 2 ओनली, बी 2 एंड 3 ओनली, सी 1 एंड 3 ओनली, या फिर डी तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर सही हैं। बताइएगा दोस्तों यहाँ पर कौन कौन से जो क्वेश्चंस हैं आप लोगों ने अटेम्प्ट करे हैं। इन क्वेश्चन के सभी के आंसर्स आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। ये पीडीएफ है, उससे चेक कर लेना, पता चल जाएगा कितने पानी में हो, कितने अच्छे से आपने पूरे सेशन को सुना है। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।